फिर हमने सर ये पढ़ा कि R1 प्लस R2 इक्वल होता है R इक्विवेलेंट, ऐसा जिसको अपन ने पढ़ा L1 अपॉन में K1 प्लस L2 अपॉन में K2, ऐसा यदि एरिया इक्वल है तो L1 K1 प्लस L2 K2 एक ही तरह जाएगा आपका बाहर। पहला कॉम्बिनेशन में अपन ने पढ़ा 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, ऐसा इसमें क्या सेम था, इसमें लेंथ सेम थी, ये सर तो बोले सर ये हो गया K1 A1 अपॉन में L प्लस K2 A2 अपॉन में L, और इसमें क्या सेम था A है, A1 बराबर A2 बराबर A, ये सर बोले सर। और इसी के साथ अपन ने पढ़ा कि सर T इक्वलेंट T1 K1 प्लस T2 K2 अपॉन में K1 प्लस K2, एक अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, एक अपन ने ये पढ़ा था, याद हो तो आपको के अच्छा ये तो के इक्विवेलेंट था ना, के इक्विवेलेंट। इसके बाद में अपन ने टी भी पढ़ा था, टीएक्स, ये सब अपन ने टीएक्स भी तो पढ़ा था, टीएक्स अपन ने क्या पढ़ा था याद करो, अपन ने पढ़ा था K1 L1 K1 A1 अपॉन में L1 T1 प्लस K2 A2 अपॉन में L2 T2 अपॉन में K1 A1 अपॉन में L1 प्लस K2 A2 अपॉन में L2, ये सर। फिर अपन ने ऐसे ही पढ़ा था ये सर मेरे को TX टेम्परेचर चाहिए H डिस्टेंस में, तो मेरे को सर ये पता था कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है T1 माइनस T2 अपॉन में L इंटू X, ये टेम्परेचर भी मैंने पढ़ा था सर। ये सारा का सारा किस में आ गया था ना, थर्मल कंडक्टिविटी में आ गया था सर। आज जो अपन बात करने चलेंगे रेडिएशन से रिलेटेड, ठीक है, कि रेडिएशन में क्या क्या होता है। वैसे रेडिएशन में मोस्ट 3 लोग काम आते हैं, कितने लोग, 3, स्टीफन वोल्टर लॉ, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, और थर्ड नंबर है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। ये 3 लोग को काम में लेना है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टीफन एस लॉ, स्टीफन वोल्टर लॉ, ठीक है, डाल स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, एस लॉ। एस बी लॉ, ठीक है। जैसे देखो ये यहां पे क्या होता है, एस बी लॉ ये कहता है कि सर जो हीट जो बनती है या हीट जो रेडिएट होकर बाहर निकलती है, हीट जो रेडिएट होकर कितना निकलती है बाहर एनर्जी के रूप में, वो dq अपॉन में dt, याद करो E A सिग्मा t की पावर कितना क्या था ये सब आपको याद है तो कुछ थोड़ा बहुत याद है तो ये सब। फिर आपको याद हो तो आपने ऐसे लिखा था कि dq by dt जाने वाली हीट, याद करो मैंने बताया था आपको dq by dt आने वाली हीट, तो जाने वाली जो हीट होती है वो बॉडी के थ्रू निकलेगी तो E A सिग्मा TB की पावर 4, और आने वाली जो हीट है वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगी TS की पावर 4, ये सुनो। तो नेट जो हीट है dq by dt नेट वो कितनी हो जाती थी सर, E A सिग्मा TB की पावर 4 माइनस TS की पावर 4, TB का मतलब बॉडी टेम्परेचर जो इमिट करेगी रेडिएशन, ये dq by dt क्या निकल जाता है सर, नेट, ये सर बोलेगा सर। बोले सर ये इमिसिविटी होती है ब्लैक बॉडी के लिए, इसका डाटा कितना होता है, ये सर। और जितनी भी बॉडी है सारी उन सभी के लिए इसका डाटा हमेशा एक से क्या रहेगा, कम रहेगा, एक से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। ये क्या कहलाता है, स्टीफन कोफिशिएंट। इसका सिग्मा का डाटा कितना होता है 5.87 या 67 के आसपास होता है into 10 to power minus 8, ठीक है। वोट पर केल्विन into मीटर की पावर 2,
ये सब में जवाब चाहिए। और मीटर की पावर केल्विन की पावर तो 4 है ना, केल्विन की पावर ये चलो भाई टेम्परेचर की पावर 4 है तो केल्विन की पावर भी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये चलो हाँ सर प्लस ये इस प्रकार से सिग्मा कहलाएगा। तो ये स्टीफन वोल्टेज मान क्या कहलाता है, लो कहलाता है। यदि ब्लैक बॉडी लोगे, यदि यूजिंग फॉर ब्लैक बॉडी, यूजिंग फॉर ब्लैक बॉडी तो dq/dt जो नेट हीट है वो कितनी आ जाएगी, जैसा E का डाटा बन हो जाएगा a सिग्मा t की पावर 4 माइनस ts की पावर 4। ये सब बोले हाँ सर। इसमें भी ले सकते हो आप यूज dq/dt e के जगह बन हो जाएंगे तो a सिग्मा t की पावर 4, a सिग्मा t की पावर 4 dq/dt। ये सब जवाब चाहिए। बोले सर ये एरिया कौन सा है, बोले सर ये एरिया वो है जहां से एनर्जी रेडिएट हो रही है जिस सरफेस से, वो एरिया है ये सब। एस भी लो याद रखिए, द रेट फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड टेम्परेचर की पावर 4 और प्रोपोर्शनल साइन को उठाएंगे तो क्या जाएगा कांस्टेंट, जिसको सिग्मा बोलते हैं। अब बॉडी कैसी है आपकी, बॉडी ब्लैक बॉडी है तो ई का डाटा 1, और यदि और अदर टाइप की बॉडी है तो ई का डाटा 1 से क्या रहेगा कम, वो दिया हुआ रहेगा, वो गिवन रहेगा। ये चलो में जवाब चाहिए, लिखिए इसको। इसको 5.67 कर लो, 5.67 5.67 और 10 की पावर -8। हम वादा करते हैं क्या तुम भी करते हो, हो गया क्या? और नहीं पढ़ाई कैसे चल रही है, पूरा रिवाइज कर लिया कंप्लीट? क्यों 12 पढ़ा है, 11 नहीं पढ़ा, बार बार कर लिया? चलो चलो तो बढ़िया बात है। मतलब इस इन पेपर जो आपके पास आएंगे आज से, यदि इसमें जिस बच्चे की प्रोबेबिलिटी 120 प्लस मार्क्स लाने की रहेगी ना, तो वो मान के चलना इस जो फिजिक्स का पेपर आएगा 100% ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ये बात में, 100% ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ये बात, वो बच्चा 1000%, 100% नहीं बोल रहा 1000%, वो नीट के पेपर में 150 प्लस मार्क्स लाएगा। 150 प्लस हो सकता है 170 प्लस भी कर दे, 160 प्लस भी कर दे, लेकिन 150 से नीचे नहीं जाएगा, जिसका स्कोर यहाँ पे इन पेपर में 120 से ऊपर रहेगा, 120 रहेगा, ठीक है। और फिर 120 से आप नीचे आना स्टार्ट जैसे जैसे करोगे तो आपकी नंबरिंग 150 से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? 5 टेस्ट लगेंगे ठीक, पांचों टेस्ट आपके लिए मार्क्स बूस्ट टेस्ट सीरीज के रूप में काम करेंगे, ठीक है। ये सब में जवाब चाहिए, 18 तो क्या नहीं है, ये सब में जवाब चाहिए, इसका जो ये है यूनिट वगैरह और डायमेंशन
दोनों इंपॉर्टेंट है, यूनिट चेक कर लो, डायमेंशन बना के देख लेंगे। हो गया? क्या है इसकी यूनिट? डायमेंशन क्या है? यूनिट तो मैंने लिखी थी, डायमेंशन m1 l0 t-3 हाँ k-4 ये है। चलो देखो एक बार, वॉट है पावर हो गई, तो m1 l2 t-3, तो k4 है, तो k का पावर k तो 4 ही रहेगा, और ये हो गया l2, ये कैंसिल, सही, ये डायमेंशन है। ये चलो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट देखिए, देखो इसका मतलब क्या है, सोलर कांस्टेंट का मतलब क्या है? सोलर कांस्टेंट का मतलब होता है सन के द्वारा जो एनर्जी रेडिएट होगी बाहर, वो कितनी बाहर होगी। वैसे सन के द्वारा जो एनर्जी, मान लो ये सन है, हाँ सर, और इस सन के द्वारा एनर्जी क्या हो रही है, रेडिएट होगी बाहर पर सेकंड, मतलब ये सन हो जाओ तो, और ये कहाँ पहुंचेगी? बोले सर ये अर्थ में पहुंचेगी, ऐसा ना। और सन की भी कोई ना कोई रेडियस तो रहेगी, तो सन की रेडियस कितनी है, और सन और अर्थ के बीच के अंदर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल है, एवरेज डिस्टेंस दोनों के बीच की। बोले हाँ सर, तो बोले सर dq/dt क्या होगा? बोले dq/dt को अपन ये कह सकते हैं पावर, समझ गए क्या? एनर्जी अपॉन में टाइम क्या कहलाएगी, पावर, रेडिएट एनर्जी पर सेकंड, इट मींस पावर, तो पावर क्या होगी? सर E A सिग्मा T की पावर 4, ये सर, हाँ सर, तो बोले सर यहाँ से मैं देखूं तो पावर जो है मेरी E ऐसी कैसे, A का डाटा कितना हो जाएगा 4πr², ऐसा सिग्मा T की पावर 4, ये सर हो जवाब चाहिए। बोले हाँ सर, तो बोले सर यहाँ से इक्वेशन में कौन सी आ गई मेरी, फर्स्ट आ गई 4πr² सिग्मा T की पावर 4। बोले हाँ सर, बोले सर अब इस सन की इंटेंसिटी कहाँ से करनी हो मेरे को, अर्थ में, तो बोले सर क्या करूँगा? बोले सर I बराबर P/E, यस सर, सन की इंटेंसिटी चेक कहाँ करनी है, अर्थ में, इंटेंसिटी ऑफ सन एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर कितनी होगी? तो बोले सर P के डाटा तो कितना है? बोले सर E क्रॉस 4πr² सिग्मा T की पावर 4, यस सर, और एरिया कितना जाएगा इसका? बोले सर 4πr², यस सर, बोले हाँ सर, बोले सर 4π से 4π क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इंटेंसिटी का जो डाटा आ जाएगा वो आ जाएगा E/r², पाई से पाई में तो कैंसिल हो गया, यस सर, हम जवाब चाहिए। बोले हाँ सर, तो बोले सर E/r² सिग्मा T की पावर 4 अपॉन में स्मॉल r², ये क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी कहलाएगी, ये सर हम जवाब चाहिए। बोले हाँ सर, बोले सर अब इंटेंसिटी का जो डाटा है वो अर्थ सरफेस में वो होता है लगभग 1400 वोल्ट
इसकी इमिसिविटी जो होती है इमिसिव पावर 1 होती है 100 ई बराबर 1। क्योंकि सन बॉडी एज ए बिहेव ऑफ ब्लैक बॉडी, सन एज ए बिहेव ऑफ ब्लैक बॉडी। ई का डाटा 1 कर देना एज ए बिहेव ऑफ ब्लैक बॉडी आर स्क्वायर सिग्मा टी की पावर 4 अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो सोलर कांस्टेंट के डाटा याद रख लोगे दिमाग में 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी क्या होती है वो ये होती है, पावर क्या होती है सन पावर वो ये रहेगी साहब। अच्छे से देख लो ई का डाटा क्या रहेगा ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा, जी का डाटा इतना रहेगा। सोलर कांस्टेंट यदि कोई पूछ ले आपसे सोलर कांस्टेंट कितना होता है तो 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर फिक्स है डाटा, ठीक है ना 1400 वोट पर मीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से टॉपिक अपने नहीं करवाया था, शायद याद हो तो आपको, तो यहाँ करवा दिया तो इसको ध्यान रखना है। मानसी क्या काम है? हाँ पहले नहीं करवाया था, अब करवाया, याद रखना है। चलिए आगे देखो। प्रश्न देखिए, अब्जॉर्प्शन पावर क्या होती है? पावर जिसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। वैसे जैसे मान लो ये किसी बॉडी से हीट निकली, ठीक है, और दूसरी बॉडी उसके ऊपर क्या कर रही है, उस हीट को क्या कर रही है, अब्जॉर्ब कर रही है। तो बोलो एनर्जी रेडिएट हो रही है, और दूसरी बॉडी उस एनर्जी रेडिएट को क्या कर रही है, अब्जॉर्ब कर रही है। तो इसका मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वैसे ये डिपेंड करेगा कि कितनी हीट क्या कर रही है, अब्जॉर्ब कर रही है। अब्जॉर्ब रेडिएशन, अब्जॉर्ब रेडिएशन, ठीक है। और कितनी हीट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट absorb radiation of the body, incident radiation at the body, इनका जो रेशियो है ये क्या कहलाएगा, ई क्या लगेगा? यस सर, बोले हाँ सर। और बोले सर ई क्या कहलाएगा? ई को अपन बोल सकते हैं इमिसिव पावर। बोले सर इमिसिव पावर क्या कहलाएगी? बोले सर हम ये बात जानते हैं। बोले सर क्या? बोले सर dq by dt बराबर e a सिग्मा t की पावर 4। ये सर, बोले हाँ सर। तो बोले सर इमिसिव की पावर क्या कहलाती है? बोले सर इमिसिव की पावर होती है
कि कितनी एनर्जी को पर सेकंड पर यूनिट एरिया में क्या कर रहा हूं, इमिट कर रहा हूं। कोई बॉडी, मतलब ये बॉडी है मान लो, ठीक है, ये बॉडी 1 सेकंड में पर सेकंड पर यूनिट, जो इसका जो एरिया है पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी क्या कर रही हो, इमिट कर रही है, वो क्या कहलाएगी, उसकी इमिशन पावर। तो सर देखो यहां से आपने कहा, आपने ये कहा कि एनर्जी इमिट पर सेकंड, तो एनर्जी इमिट पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो 1/a इक्वल टू क्या कहलाएगा, E सिग्मा t की पावर 4। और ब्लैक बॉडी के लिए का डाटा कितना होता है 1, तो क्या कह सकता हूं सिग्मा t की पावर 4। तो ये जो डाटा है आप देख रहे हो ये क्या कहलाएगी, एमिसिविटी। ये से हमें जवाब चाहिए, और E का डाटा तो कितना हो गया, 1 ही हो गया ना यहाँ पे। तो सर सिग्मा t की पावर 4, तो ये क्या कहलाएगा आपका, E कहलाएगा। और एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए, वेवलेंथ के लिए कहलाएगा E लैम्डा। इसको क्या कर देंगे अपन, A लैम्डा। कैसे, तो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए E लैम्डा इक्वल टू हो गया सिग्मा t की पावर 4। और ये जो E लैम्डा है ये ही किसके बराबर होता है, A लैम्डा के। और ये बराबर किसके रहेगा, सिग्मा t की पावर 4। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आपसे ये बात पूछता है बताइए इमिशन पावर क्या होगी, तो सिग्मा t की पावर 4। बताइए अब्जॉर्प्शन पावर कितनी होगी, सिग्मा t की पावर 4। तो दोनों का डाटा क्या रहेगा, ये लिखें। हो गया बेटा। एक चीज का कल आज के पेपर में ध्यान रखना, और आज के पेपर में ध्यान रखना है। पहली बात क्या ध्यान रखना है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 45 है, ठीक है। क्वेश्चन भी अच्छे लेवल वाले हो सकता है, क्वेश्चन आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए। आपको टाइमिंग कैसे मेंटेन करना है, मेंटेन करना है। टाइमिंग आपकी 60 मिनट है तो 60 मिनट ही रहेगी। हालांकि मैंने कह दिया है, अभी आपको अलग से ज़्यादा टाइम दे दे तो उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन ज़्यादा भी दे देंगे तो आपके लिए नुकसानदायक है। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही बात। बोले सर नुकसानदायक कैसे, सर नुकसानदायक कैसे है कि यहाँ पे तो दे देंगे, वहाँ पे कौन दे देगा आपको टाइम। वहाँ पर तो 180 क्वेश्चन और 180 मिनट क्यों कोमल, सही बात है कि नहीं। 180 क्वेश्चन आएंगे, 180 मिनट होगी, तो एक क्वेश्चन के लिए कितने मिनट, 1 मिनट। और 1 मिनट का मतलब कितने सेकंड है, 40 सेकंड। बिल्कुल गोले बनने के लिए तो टाइम चाहिए। तो अपना जो मतलब टाइमिंग है वो इस प्रकार की बनानी है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आप सिर्फ एक ही रफ पेपर को काम लें,
ये नहीं है कि आप रफ कॉपी लेके बैठ गए उसमें सोल्व कर रहे हो, 5-7 पेज भर दिए, कोई मतलब नहीं है। पेज तो आपको एक ही मिलेगा और एक भी सिर्फ उस पेपर के पीछे मिलेगा और क्या उस क्वेश्चंस के नीचे मिलेगा बस। मतलब उसमें आपको केमिस्ट्री भी सोल्व करनी है, उसमें आपको फिजिक्स भी सोल्व करनी है। भाई बायो में तो क्या होता है, डायरेक्ट आंसर पुटअप करोगे आप उसमें तो, लेकिन उनमें तो भाई प्रकार से करना पड़ेगा। ये सब में जवाब चाहिए। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज इस बात का भी ध्यान रखना है, यदि नहीं आ रहा है तो छोड़ देना, नेगेटिव नहीं करनी है आपको, ये ध्यान रखना है इस बात का। यदि आपको कॉन्सेप्ट का पता नहीं चल रहा है, आपको सिस्टम पूरे क्वेश्चन भाई किस प्रकार से अपने कुछ को सोल्व करना है, कैसे क्या करना है, किसी प्रकार से करना है, कॉन्सेप्ट पता नहीं चल रहा है, फॉर्मूला पता नहीं चल रहा है, फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हो, टाइम खराब भी कर रहे हो, क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। बेटा एक नंबर यदि माइनस में जाओगे तो सीधे 1 लाख रैंक नीचे गिर जाएगी आपकी, 1 लाख कम से कम। ये जो 5 टेस्ट है ना, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये जो 5 टेस्ट है, ये 5 टेस्ट आपके फिजिक्स के मार्क्स डिसाइड कर देंगे 5 पेपर के बाद। फुल कॉन्फिडेंस से बात बोल रहा हूँ। ये 5 जो टेस्ट लगेंगे, ये 5 टेस्ट आपके मार्क्स डिसाइड कर देंगे कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। भाई और उससे तो मेरे को मतलब नहीं है, मुझे मेरी सब्जेक्ट से मतलब है। मैं ये बता दूंगा कि मेरी फिजिक्स में आप कितने नंबर, हर बच्चे बता दूंगा कि रेशियो बता दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का रहेगा। अभी मेरे को हर बच्चे का पता है कि ये बच्चा किस मार्क्स तक है, लेकिन इस मार्क्स तक है, लेकिन सिलेक्शन की रेंज से बाहर है फिजिक्स में। तो बता फिर सिलेक्शन की रेंज में कब आएगा बच्चा, जब उसके मार्क्स फिजिक्स के अंदर 150 प्लस मारेगा वो। भाई ये मजाक नहीं है, सर सही बात है। और 150 प्लस मारने का मतलब हो गया कि 4 चौक 16, 4 पंच 20, मतलब लगभग आप 45 में से 40 क्वेश्चन एक्यूरेट करके आओगे तब 150 प्लस मार्क्स में 160 तक आप पहुंचोगे। जिसमें भी आप यदि बाकी क्वेश्चन है, मान लो 5 क्वेश्चन वो गलत कर दिए तो फिर नंबर वो भी हो जाएंगे आपके। यदि आप सिर्फ छोड़ के आओगे तब आओगे आप 160 पे, और यदि आपने गलत कर दिए तो -5 और कर दो, 155 पे आ जाओगे। आ रही बात समझ में? और माइनस के 5 नंबर होने का मतलब बेटा बहुत नंबर होते हैं। -5 जो है उसको हल्के में न ले, -5 बहुत होते हैं, इसलिए नेगेटिव मार्किंग को तो 0 से 0 की ले। जैसे हम अब एक बात बताओ, जैसे कभी कभी ऐसे होता है, जैसे कोई मैच चल रहा होता है और मैच के अंदर जब एक टीम रन बनाती है 215, मान लो 50 ओवर के मैच कितने रन बनाती है 215, ठीक है। तो उस टीम का क्या प्रयास रहता है पता है, बताओ क्या प्रयास रहता है, नंबर भी कम है, तो उस टीम को मैच जीतने के लिए सबसे पहले पता है किस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले उसको ध्यान देना पड़ेगा एक्स्ट्रा जो रन है वो मिल जाए। आ रही बात समझ में? एक्स्ट्रा रन का बहुत बड़ा रोल होता है, वो फ्री पॉकेट के होते हैं, रन होते हैं फ्री पॉकेट के मिलते हैं। जैसे कैसे वाइड चलेगी 1 नंबर, नो बॉल कर दी फिर नंबर, तो ये जो एक्स्ट्रा जो रन है ये उस टीम को हराने में योगदान करते हैं। इसलिए पूरी टीम की सबसे पहले कोऑर्डिनेशन ये रहता है कि हम एक्स्ट्रा पे 0 रखें, एक्स्ट्रा हमारा 0 रहे, बस पहला काम का ये रहता है। बाकी तो फिर बॉलिंग के हाथ में होता है, फील्डिंग के हाथ में होती है। एक्स्ट्रा का मतलब पता है क्या होता है कि सिर्फ फ्री पॉकेट में दे दिए, और जैसे बोनस मार्क्स नहीं तो आपको फ्री पॉकेट में मिल जाते हैं, इस प्रकार के हैं मामला। तो ये बातें हैं डियर, इसके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। भाई को नंबर आपको 5 से 6 आपका पेपर लगेगा, कोशिश ये रहेगी कल दूसरे दिन नेक्स्ट डे आपके नंबर सुना दिए जाएंगे आपको। ये चलो मुझे 11th में बच्चे बताते हैं, एक बच्चा आया होता है जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, किसकी ज्वाइन करने के लिए आया है क्या? चला गया यहाँ पोस्ट में रहता है क्या? नंबर कितने आए उसके बैक वाले पेपर में कोई पता नहीं, पूछा भी नहीं आप लोगों ने? कहाँ से पढ़ता कहाँ था? अरे दिल्ली की कोचिंग क्लास, घर से उससे पहले सीकर से है। अच्छा अच्छा
अब देखो अपने पास में दिन के अब कितने बचे हैं भाई, आज 20 तारीख हो गई है ना, क्यों नहीं बोल 10 दिन तो मार्च के बच रहे हैं, एक महीना किसका बच रहा है, अप्रैल का बच रहा है, एक महीना 10 दिन बच रहा है डियर। अब खींच के बच रहा एक महीना 10 दिन है ना, दिमाग को बिल्कुल तंदुरुस्त रख लो। ऐसा नहीं है कि मुंह लगे पढ़ो है ना, ऐसे परेशान होकर नहीं पढ़ने रहोगे ना, जैसे तू भयंकर बड़ी तरीके से पढ़ रहा है, ऐसा भी मत पढ़ यार, 3 बजे उठ रहा है, 2 बजे उठ रहा है इतनी खतरनाक पढ़ाई मत कर, आराम से पढ़, आराम से सो। लेकिन ये है कि अब थोड़ा माइंड को थोड़ा एक्टिव करने की सख्त जरूरत रहेगी है ना, ऐसे हमें जवाब चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पेपर है, ईमानदार दो कितने बच्चों ने पूरी लिया तो 12th पढ़ ली पूरी एक, तो भाई साहब बाकी क्या कर रहे हो तुम हैं, जबकि ये अनाउंसमेंट तो बहुत दिन पहले कर दिया था मैंने, पढ़ नहीं पाए पूरा, अनमोल नहीं पढ़ पाए, तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर तो पेपर के स्कोर डाउन रहेगा नहीं यार। कोमल मामला गड़बड़ रहेगा पेपर में, तो जबकि ये अनाउंसमेंट तो मैंने बहुत पहले कर दिया था, तब उस हिसाब से आपको पढ़ते रहना चाहिए था बीच बीच में। तो एक बार वही नहीं मारेगा, नहीं मारा रिविजन वगैरह कुछ नहीं। अच्छा फिर उसी को तो बोलते हैं ना, मतलब पूरा पढ़ लेना एक बार 11th और 12th पूरा कंप्लीट, उसी को बोलते हैं रिविजन पूरा किया कि नहीं किया, फॉर्मूले याद किए कि नहीं किए, सारा डाटा किया कि नहीं किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ये पेपर में आप बैठो, पाँचों पेपर हैं, इसमें आपको ऐसे ही नहीं बैठना है, आपको इसमें बैठना है बहुत ही हार्ड वर्क के साथ में, बहुत ही हार्ड वर्क के साथ। मेरी लाइफ में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है एजुकेशन की लाइफ में, एक मेरा फिजिक्स जो सबसे मेरा लाडला है, ठीक है। इस बार मैंने नहीं करवा पाया क्योंकि लोगों के बच्चे मुझे इस प्रकार की ही देखने को मिलेंगे नहीं तो मैं हर साल करवाता हूँ फिजिक्स फेयर। और दूसरा ये एमबी टेस्ट सीरीज, मार्क्स बूस्ट टेस्ट सीरीज, जो एग्जाम के 1 महीने पहले स्टार्ट करता हूँ। 5 पेपर लगते हैं और 5 पेपर में जिसकी परफॉर्मेंस बढ़िया होती है उस बच्चे का सिलेक्शन जाता है। और आई होप भगवान ने की दया से ये रहा है अब तक लाइफ के अंदर कि जिन बच्चों के लिए अनाउंसमेंट किए कि सर ये 150+ मार्क्स के ऊपर रहेगा, सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो बच्चा 150+ से ऊपर ही रहेगा। अब वो सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ, वो उसकी केमिस्ट्री और बायो पे डिपेंड किया, लेकिन मेरी सब्जेक्ट में मैंने उसको 150+ टिका दिया। अब सिंपल सी बात है, उसका केमिस्ट्री में भी होना चाहिए और उसका बायो में भी अच्छी मार्क्स आनी चाहिए, ये चलो तो भाई सिलेक्शन तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसमें क्या हुआ, जैसे एक बच्चा था हमारे पास सौरभ नाम का, और सौरभ नाम के बच्चे के साथ ये हुआ, फिजिक्स में उसके नंबर आ गए बढ़िया, बायोलॉजी के अंदर उसके नंबर ही मात्र 150 आए। फिर बताओ कैसे हो सकता है उसका, केमिस्ट्री में उसका स्कोर 100 के आसपास है, फिजिक्स उसकी फेवरेट थी तो फिजिक्स पढ़ता, उसमें 150+ टिका थी। फेवरेट तो तीनों सब्जेक्ट होगी तभी सिलेक्शन होगा, एक सब्जेक्ट से थोड़ा होगा, तो इंटरेस्ट तो तीनों में डबल करना पड़ता है। आ जाओ, वेन डिस्प्लेसमेंट लो, वेन विस्थापन, वेन डिस्प्लेसमेंट लो। और सर वेन डिस्प्लेसमेंट लो क्या कहता है, तो सर वेन डिस्प्लेसमेंट लो ये कहता है कि लैम्डा n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। सर मतलब ये है कि मैक्सिमम जो वेवलेंथ है वो रेसिप्रोकल होती है टेम्परेचर का। हाँ सर, तो सर प्रोपोर्शनल सेगमेंट होगा तो कांस्टेंट आएगा b इनटू में t, तो सर b इक्वल टू क्या करेंगे सर लैम्डा मैक्सिमम इनटू में t। वैसे ये b क्या रहता है, वैसे इसको बोलते हैं विंड कांस्टेंट, ये सर। हाँ सर, तो इसका कांस्टेंट क्या होता है 2.89 इनटू 10⁻³ मीटर इनटू क्या, ये सब हमारा जवाब सर। ये सब इस प्रकार से अपन विंड डिस्प्लेसमेंट को ध्यान रखते हैं, लिखिए।
होगी क्या? नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखिए। चलो भाई ये तो पता है ना, यदि कोई बॉडी गर्म है तो टाइम के रेस्पेक्ट में धीरे धीरे क्या स्टार्ट हो जाती है, ठंडी होने स्टार्ट हो जाती है। ये सब में जवाब है। यदि कोई बॉडी गर्म है तो ये तो है नहीं कि चाहे समय 1 घंटा हो जाए चाहे समय 2 घंटा हो जाए वो गर्म ही नहीं हो, क्या हो जाएगी? ठंडी। यदि उसको एनवायरमेंट में अपन ने रखा है तो बोले सर क्यों? यदि मान लो जैसे चाय गर्म है, बोले हाँ सर, तो चाय गर्म है, चाय आपके पास आती तो आते थोड़ी पी लेते हो क्योंकि वो गर्म रहती है। अब वो जब एनवायरमेंट के टच में आती है तो यहाँ की जो रेडिएशन है वो की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है बाहर। ये सब टेम्परेचर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाता है बाहर। मतलब टेम्परेचर किसके रूप में थ्रो मारेगा, डाउन मारेगा, वो किसके रूप में मारेगा? बोले सर हीट जब बाहर जाएगी तो हो सकता है। ये सब बोले सर ये हीट का जो कम होना, यदि कोई बॉडी गर्म है तो उसका कम होना किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? बोले सर टाइम माइनस का dt अपॉन में dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t माइनस का ts। ये सब हम जवाब चाहिए। बोले सर ये कहलाती है रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, इसी को अपन मॉडिफाई करें t माइनस ts इधर ले dt, इसके बाद में प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो आपको पता है क्या आता है, कांस्टेंट क्या आएगा। सोल्व करेंगे अपन इसको, याद है कुछ माइनस का dt अपॉन में dt बराबर के t माइनस का ts या t माइनस का t नॉट ले लेते हैं सराउंडिंग टेम्परेचर। यहाँ पर सराउंडिंग टेम्परेचर को ts दे देंगे तो t नॉट ले लेते हैं अपन। बोले हाँ सर। तो सर यहाँ से अब मैं इसको सोल्व करना स्टार्ट करूँ तो सर मैंने इसके t इधर लिख दूंगा, t माइनस ts मेरा नीचे आएगा। याद है कुछ ना, ये नहीं है d अपॉन में dt अपॉन में t माइनस का ts माइनस का k dt इंटीग्रल मार दो इसको। ये चलो t इनिशियल से t फाइनल, कुछ याद आ रहा है? बोले हाँ सर। तो सर ln t फाइनल माइनस का ts और t इनिशियल माइनस का ts, ये चलो पर माइनस का dt, ये चलो। बोले हाँ सर। अब सर यहाँ से एक फॉर्मूला में लिखा है, एक फॉर्मूला में लिखा है, आगे के फॉर्मूले के ऊपर चर्चा करें। तो यहाँ से मैं ln को हटा दूं, t फाइनल माइनस ts t इनिशियल माइनस ts e की पावर माइनस का kt। ये चलो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ, t f माइनस का ts e की पावर माइनस का kt t i माइनस का ts। ये चलो यदि मैं फाइनल टेम्परेचर निकाल लूँ tf तो कितना जाएगा? ts प्लस e की पावर माइनस का kt t i माइनस का ts। ये मेरा फाइनल टेम्परेचर है। ये सब का जवाब लिखें। कैमरे की तरफ भी ध्यान रखना ना। आज मन कैसे नहीं है? बोल रहा हूँ क्या चल रहा है?
भैया इस बार फाड़ देना पेपर, ठीक है? फाड़ नहीं बोला इसलिए फाड़ दे हैं? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं ना? सुलटा दिया बड़े पेपर को सर, ऐसे सर फीलिंग करवाते सर 150 प्लस मार्क्स होती है इसमें। आपके एक नए पैटर्न में देखिएगा मेरे पास का पेपर। हो गया? यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। सर ये मेरा टेम्परेचर और ये मेरा टाइम, जैसा हमें जवाब चाहिए। तो प्लस सर ये टेम्परेचर धीरे धीरे फॉल मारेगा, लेकिन कहाँ तक मारेगा? प्लस जब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर के बराबर है, क्योंकि सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर होते तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हीट का फ्लो हो ही नहीं सकता बाहर। कब तक होगा? जब तक उसका टेम्परेचर किसके बराबर नहीं हो जाता? सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर। जैसे इक्वल होगा तो वहीं पे क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर। किसका? चाय का। किसका? गर्म पानी का। समझ गए ना? कोई बॉडी हॉट है तो उसका जो टेम्परेचर जो फ्लो मारेगा वो कब तक मारेगा? जब तक उसका टेम्परेचर किसके बराबर नहीं हो जाता? सराउंडिंग। ये सब जवाब चाहिए। इस प्रकार से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, तय ग्राफ बनाना। हो गया? चलेंगे अब वैसे तो मैंने एक्सट्रीम लेवल पे कर दिया, ब्रे लेवल पे मैंने सिखा दिया था कि ऐसा ना जवाब चाहिए। अच्छे लेवल पे बताया था मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला सिस्टम पूरा कंप्लीट, इसके अलग अलग फॉर्मूले हर अपन ने जो डायरेक्ट फॉर्मूले पुट किए उसमें अपन ने इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सारे सिस्टम को अपन ने बहुत बढ़िया तरीके से अपन ने देखा था। अब तो एक बार ये नहीं इसको पढ़ के जाए एग्जाम में, पहली तेरी प्रोबेबिलिटी है वो पढ़नी है। ये तेरा कब पढ़ना है? जब तेरे को लास्ट टाइम नहीं, तेरे को एक बार रिवाइज मारना तब इसको यूज में लेना है तेरे को। यहाँ से मैंने तेरे को क्या बताया कि वो तुम वहां पे 35 तक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करेगा ना, जिससे तू 5-10 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएगा। ये चलो तो जवाब अब इनके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं अपन। ये तो आपको पता ही है मेरे ख्याल से, शायद पता भी रखा होगा। 3 प्रकार के कोफिशिएंट होते हैं, लीनियर, एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये सब और यहाँ से एरिया, एक्सपेंशन कोफिशिएंट और वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये सब हमें जवाब चाहिए यहाँ से। दूसरे लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होगा? तो सर L बराबर L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा। ये सब पहले एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होगा? तो सर A बराबर A नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा। ये सब हमें जवाब चाहिए। वैसे वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होगा? सर V बराबर V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा। ये सब हमें जवाब चाहिए यहाँ से। सर इसको अपन आगे एक्सप्लेन करें तो L माइनस का L अपॉन में L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा। ये सब इस वन को इधर ले लो, L अपॉन में L नॉट माइनस का 1 बराबर अल्फा डेल्टा। और यहाँ से इसको मैं और आगे एक्सप्लेन करूँ तो L माइनस का L नॉट अपॉन में L नॉट बराबर अल्फा डेल्टा। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से ही आपको अल्फा का डाटा पूछ लेते हैं कभी कभी, तो L माइनस L नॉट अपॉन में L नॉट इंटू
1 अपॉन में डेल टी, या फिर कभी कभी ये पूछ लेते हैं डेल एल अपॉन में एल नॉट इंटू 1 अपॉन में डेल टी। ऐसा ना इसकी यूनिट मीटर, ये मीटर मीटर से मीटर कैंसिल, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या केल्विन, डिग्री सेल्सियस में लिया जाता है, ये ध्यान रखना मैक्सिमम बार, ठीक है ना। केल्विन में तो लिया ही नहीं जाता है मेरे ख्याल से, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट हो या एरिया हो या फिर वॉल्यूम हो, किस में लिया जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स माइनस का। जैसे ना यदि यहाँ से तो यूनिट बनाना चाहिए, इसका डायमेंशन बनानी चाहिए इसकी, तो इसकी जो डायमेंशन आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, केल्विन के रूप में लेगा तो K -1 और डिग्री सेल्सियस के रूप में लेगा तो डिग्री सेल्सियस की पावर -1, m0 l0 t0 डिग्री सेल्सियस की पावर -1। जैसा हमें जवाब चाहिए। इसी प्रकार अपन विचार करेंगे अपन एरिया पे। जैसे एरिया पे क्या हो जाएगा सर, a अपॉन a नॉट 1 प्लस बीटा डेल टी, a अपॉन में a नॉट माइनस का 1 बीटा डेल टी, a माइनस का a नॉट अपॉन में a नॉट बराबर बीटा डेल टी, ये हो जाएगा मेरा डेल a अपॉन में a नॉट बराबर बीटा डेल टी। ये सब हमें जवाब चाहिए। जैसे बीटा बराबर आ जाएगा डेल a अपॉन में a नॉट इनटू में डेल टी। ये सब भाई मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल। अभी डेल टी टेम्परेचर है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वही सिस्टम रहेगा इसका डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये सब अब तेरे दिमाग में आ रहा है सर ये n नॉट क्या है, तो बोले सर ये n नॉट है T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेंथ। आ रही है बात समझ में, T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पे ये एरिया जो है किस पे है, T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पे एरिया है। ये सब हमें जवाब चाहिए। जैसे आगे देखें तो V बराबर V नॉट, V अपॉन V नॉट 1 प्लस गामा डेल टी, V अपॉन V नॉट माइनस 1 बराबर गामा डेल टी, तो V माइनस का V नॉट अपॉन V नॉट बराबर गामा डेल टी। ये सब डेल V अपॉन V नॉट बराबर गामा डेल टी। यहाँ से मैं गामा की बात करूँ तो डेल V अपॉन V नॉट इनटू V डेल टी। ये सब हमें जवाब चाहिए। तो सर इसका भी क्या होगा, सर इसका भी वही डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये सब हमें जवाब चाहिए। इस प्रकार से मैंने लीनियर, एरिया और वॉल्यूम एक्सपेंशन तीनों को मैंने बड़े तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया है। ये चीज का ध्यान रख लेना इस बात का कि सर जैसे ये एरिया है, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए एरिया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट का डाटा क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये है। आपसे ये पूछ सकता है कि सर इसका बता दीजिए क्या है। हो सकता है कभी कभी आपसे ऐसा नहीं बन के न पूछ कर डायरेक्ट यही पूछ ले, ये सर हमें जवाब चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि सर आपसे ये न पूछे, आपसे डायरेक्ट ये बात पूछे। तो लीनियर, एरिया एंड वॉल्यूम तीनों अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट भी, एरिया भी और वॉल्यूम भी। और इन सब में अपन रिलेशन निकालते हैं तो आपको पता है क्या होता है, अल्फा और बीटा और गामा के बीच में। पहले इसको लिखिए फिर अपन उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एकता कैसी हो, बढ़िया हो?
आपकी जो क्लासेस चलेंगी ना, एक मिनट सभी ध्यान से सुनिए। आपकी जो क्लास का जो सिस्टम रहेगा लास्ट 15 तारीख तक रहेगा। 15 अप्रैल 16 अप्रैल से क्लासें बंद होगी आपकी। उसके बाद में सिर्फ टाइम रहेगा फिर आपका 15 दिन, ठीक है। उसमें जिस भी बच्चे को डाउट पूछना है वही आए फिर क्लास में, नहीं तो फिर यहाँ रही या हॉस्टल में रही, कहीं भी रही, किसी भी कोने में रही, पढ़ाई करें, ठीक है ना। 15 दिन फिर वो आपके रहेंगे खुद के अलग से परसेंटेज में, कोई क्लास नहीं चलाएंगे। मतलब कोई क्लास में अभी चलाते हैं नहीं चलाते वो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं हूँ क्लास को 15 अप्रैल के बाद से। 15 अप्रैल के बाद से जिसको तो कोई डाउट हो वही आए, नहीं तो फिर जहाँ हॉस्टल में रह रहे वहाँ पढ़े, या फिर यहाँ आके पढ़े हो तो यहाँ पढ़े, कहीं पढ़े लेकिन क्लास नहीं चलेंगे। क्योंकि अपने टेस्ट कब खत्म हो रहे लास्ट 25 अप्रैल। नई टेस्ट सीरीज कौन लगाए, किसकी है इसमें? तीनों सब्जेक्ट की है। कब लगाए? कल से है तो बढ़िया बात है यार, अच्छी बात है ये, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपने जो पास्ट टेस्ट है वो तो जिस हिसाब का शेड्यूल हो रही है, मैं तो ये कहता हूँ कि जहां मिल रहे हैं ना वहां दो। अब ये टाइम है आपको अपनी चीज को डेवलप करने का, आ रही है ना बात समझ में? आपको यहाँ मिलता है कि आपको ये पेपर मिल गया यार इस इंस्टीट्यूट का, उसको 100 नहीं बैठ लो, ये टाइम होगा आपके लिए। क्योंकि ये चीजें फाइनाइट नहीं है, ये चीजें इनफाइनाइट है आपके लिए। जितना दोगे एग्जाम उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। क्योंकि यार अब ये जो समय है बहुत गोल्डन टाइम है। कौन सा टाइम है? गोल्डन टाइम। इस गोल्डन टाइम का मतलब समझते हो ना, मतलब आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट समय। इसी समय में आपका करियर डिसाइड होगा, इसी समय के अंदर आपकी फैमिली का करियर डिसाइड होगा, इसी समय में आपके गांव का करियर डिसाइड होगा। गांव का करियर क्यों भाई? आप डॉक्टर बन जाओगे तो पूरे गांव को ही फायदा पहुंचेगा ना उससे। क्यों पहुंचेगा? मैं आपको बता सकता हूँ इसका तरीका। मान लो कि आप एक बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, आइए वो बनोगे भी, इसमें कोई शंका नहीं, बन गए तो इसका मतलब वो जो गांव है ना फख्र महसूस करेगा आपके ऊपर। अरे यार तेरी ये दिक्कत हो रही, वहां चले जाना उस हॉस्पिटल में, SMS में, या उस हॉस्पिटल में चले जाना, एम्स में चले जाना, और वहां चले जाना, मेरा नाम ले लेना, अपना ही बच्चा है वो। और फिर जब वो जाएगा कि गांव का अपना नाम बताएगा कि साहब डॉक्टर साहब मैं वहाँ से आया हूँ, देखो साहब इलाज करो मेरा, वो डॉक्टर बोले अच्छा वहाँ से आओ बेटा अभी करवाते हैं। ये होता है भाई साहब, इस चीज़ को बोलते हैं फील करना। अभी बताता हूँ आपको, मेरे एक फ्रेंड है ललित सैनी, बानसूर का है वो, उसके भाई का सिलेक्शन नीट में भी हुआ और उसका ही सिलेक्शन एम्स में भी हुआ, ठीक है। बहुत ही टॉप इंटेलिजेंट लड़का, एम्स में सेलेक्ट किया, एम्स में बोले मैं तो एम्स से ही करूँगा। उसने एम्स से डिग्री की, वहीं से उसने MD की, जो जिस भी डिपार्टमेंट में लगी नहीं पता किससे की उसने, लेकिन MD वहीं से की उसने। अब जितने 500 के लोग हैं मैक्सिमम लोग जब वहाँ जाते हैं एम्स के अंदर तो सीधे उसके रूम पे जाते हैं और हक से जाते हैं, चाहे फिर उनको वो जाने या फिर वो नहीं जाने। लेकिन जब वो अपने गांव का नाम बता देता है कि मैं साहब बानसूर से हूँ, अच्छा आ जाओ आप, कोई बात नहीं, अपने क्वार्टर पे आ जाओ, यहीं से मैं आपको चेकअप करवा देता हूँ। क्योंकि एम्स के अंदर पता है पहले क्या होता है, एम्स के अंदर पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, 4-5 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, फिर अपॉइंटमेंट की डेट निकलती है, फिर उसके हिसाब से आपको दिखाना पड़ेगा। अब मान लो किसी को इमरजेंसी है उसको दिखाना ही जरूरी है, तो फिर अपॉइंटमेंट 4 दिन पहले क्या फिर अर्जेंट जाना पड़ेगा उसको, तो उस जगह पे फिर अपने गांव के डॉक्टर काम आते हैं। ये सब हमें जवाब चाहिए, ये सब तो ये बातें हैं डियर जो अपनी गांव को भी फ्यूचर के डिसाइड करेंगे लाइफ के अंदर। आपका भी फ्यूचर डिसाइड होगा, आपके गांव का भी होगा, आपके घर वालों का भी होगा, आपके पूरे खानदान का डिसाइड होगा 1.5 महीने के अंदर। इसलिए मेहनत को जारी रखिए।
कंटिन्यू रखिए, ये चीज़ें होंगी, सब कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ आगे, इसका एक रिलेशन है, उस रिलेशन के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए लीनियर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट अल्फा, सरफेस एरिया कोएफिशिएंट बीटा और वॉल्यूम कोएफिशिएंट गामा। ऐसा प्रेशर, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है आपस में? प्रेशर हमें ये बात पता है कि बीटा बराबर होता है 12, बोलेंगे सर यहाँ से, और प्रेशर सर गामा बराबर होता है सर 3 अल्फा। तो बोले सर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? सर अल्फा बराबर हो जाएगा यहाँ से बीटा बटे 2, ये सर। और बोले सर यहाँ से क्या हो जाएगा? सर यहाँ से हो जाएगा अंदर अल्फा बराबर गामा बटे 3। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा बराबर बीटा बटे 2 बराबर गामा बटे 3। ये सब जवाब चाहिए, इंपोर्टेंट पॉइंट था। आपको पता है इसमें क्या देगा? आपको सिर्फ ये दे देगा कि मेरे पास सिर्फ गामा एक्सपेंशन कोएफिशिएंट का डाटा 20 डिग्री सेल्सियस इनवर्स के रूप में, मेरे को लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बता दो कितना आ जाएगा। 20/3। ऐसा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये दिया हुआ है, अगर बच्चा मात खा जाएगा साला कौन सा फार्मूला लगाऊंगा मैं, जबकि फार्मूला सिर्फ यही है। फार्मूला तो सिर्फ है ही इतना छोटा सा, ये सिर्फ यहाँ पे तो क्या तो गामा आएगा, यहाँ पे बीटा आएगा या अल्फा आएगा। अल्फा आएगा तो गामा पूछेगा तो 3 अल्फा 3 से गुणा कर दो, बीटा आ रहा है तो 2 से गुणा कर दो, और यदि अल्फा पूछ रहा है बीटा दिया हुआ है तो बीटा बटा 2 कर दो। बस इतना सा होता है, बच्चा निकल के आता है क्योंकि याद ही नहीं रहता है उसको। तो इसको बोल रहे हैं ना परमास्त्र, परमास्त्र। एक्सपेंशन कोएफिशिएंट का ब्रह्मास्त्र है, यही से क्वेश्चन निकलता है इसका नीट का। लिखिए हो गया, अच्छे से हो गया। अब डालो फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। ये इस प्रकार से अपना थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया। थर्मल को भी अपने कैसे पढ़ा है, पहले सुन लो ध्यान से बात। थर्मल को अपन इस प्रकार से पढ़ा है, पहले अपन ने थर्मल पढ़ा, फिर अपन ने रेडिएशन पढ़ा। थर्मल में अपन ने कौन सा लॉ पढ़ा? आइए सर आप तो लेट हो गए, घर चला गया। ये क्या लग रहा है तुम्हारा? कौन सी टेस्ट है? किसकी है ये? वो ही कंप्लीट ऐसा इतने टेस्ट लग रहे हैं कंप्लीट? 10 का फुल सिलेबस है, 21 टेस्ट। इसमें 21 टेस्ट है, इसमें 10 का फुल सिलेबस। 10 तो फुल सिलेबस है, और एक सब्जेक्ट में 3 चैप्टर, एक सब्जेक्ट के 3 चैप्टर। 3। तो ये पहले है फुल सिलेबस या बाद में? फुल सिलेबस बाद में। अच्छा चलो कोई नहीं। मैं ये देखा तो ये क्या लगा दी, बच्चों के नाम तो नहीं लगा दी गई कि भाई इस बच्चे कितने नंबर आए, यही नोट करते जाओ ऐसा सबके में टोटल में से ये चल रहा है इसको। मैंने आई वो चश्मा लगा नहीं रखा, इसी वजह से दिख नहीं रहा। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दोनों अलग अलग पोर्शन है। थर्मोडायनेमिक्स अलग, केटीज अलग है, और इसके बाद में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रेडिएशन अलग है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अपन ने देखा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में अपन ने सबसे पहले क्या देखा? dq by dt, हीट करंट। ये चलो हीट करंट का नाम आता है आपके दिमाग में, करंट तोड़ जाना चाहिए हीट करंट कि सर ये होता है dq by dt इक्वल टू होता है सर k/l into में dt।
ये चलो या के डी टी बाई डी एक्स। रेजिस्टेंस क्या होता है सर? सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा? पहले में क्या होगा? फिर जब तीनों बॉडीज को कनेक्ट करेंगे, जब तीन बॉडी तो मिड के अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, जिसको अपन टी एक्स बोल देते हैं। टी याद है कुछ बताया तुम्हें इस प्रकार से? याद है ना? इसी की बात होगी। मान लो जैसे ये T1 है, ये T है, ये T2 है, T3 है, K1 L1 A1, K2 L2 A2 और K3 L3 A3। तो यहाँ से आपको याद है ना मैंने T निकाला था, क्या आया था? K1 L1 K1 A1 अपॉन में L1 T1, K2 A2 अपॉन में L2 T2, K3 A3 अपॉन में L3 T3। बोलो एक शब्द जोड़ देंगे। K1 A1 अपॉन में L1, K2 A2 अपॉन में L2, K3 A3 अपॉन में L3। अब सोचो यहाँ से एरिया बराबर हो जाए और लेंथ बराबर हो जाए सभी की, तो फिर क्या हो जाएगा? तो बोले सर एरिया लेंथ बराबर होगी ना, A L L L A L L L कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर तो मेरा सिंपल सा ये आ जाएगा सर K1 T1, K2 T2, K3 T3 अपॉन में K1 प्लस K2 प्लस K3। कैसा नाम है जवाब? ये आ जाएगा T। तो ये बातें थी उसकी थी। तो सीरीज पहले देख लिया, टी कूलेंट देख लिया, फिर अपन ने सिलेंडर के अंदर भी देखा। कैसा लो याद है ना? सिलेंडर वाला देखा था अपन ने। तो सिलेंडर में अपन ने पहला कॉम्बिनेशन ही था उसके अंदर वो जैसे हमने जवाब चाहिए दिया। वैसे वहां से हमने आर इक्विवेलेंट निकाला था K1 A1 अपॉन में K1 A1 अप प्लस K2 A2 और अपॉन में A1 प्लस A2। ये वाला फॉर्मूला याद है? तो यहाँ से A1 रेडियस कितनी थी इसकी? R। तो ये तो हो गया था पाई आर स्क्वायर और दूसरी रेडियस कितनी थी? 2r। तो ये हो गया था सर 3 पाई आर स्क्वायर बीच वाला, क्योंकि हीट यहीं से फ्लो आ रही है। ऐसा हो तो बोले सर 3 पाई आर स्क्वायर, ये मेरा K1A प्लस 3K2A बटे 4KA ऐसा कुछ आया था, याद है ना? तो ये सिलेंडर वाला हो गया अपना। यहाँ से आप चाहो तो K1 K2 क्या नाम है क्या नहीं है, यहाँ से आप चाहो तो एक को बाहर निकाल के क्या कर सकते हो? कैंसिल आउट कर सकते हो। तो सर K1 प्लस 3K2 अपॉन में 4। ऐसा ना जवाब चाहिए। लेकिन ये तो मैंने सिर्फ सिलेंडर का आपके भी करवाया था, आपके तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे इसके, याद हो तो आप। तो आई होप यदि आप उसको पढ़ोगे तब तो आएंगी चीजें, नहीं तो नहीं आएंगी बेटी। इसके बाद में फिर अपन ने ये सिलेंडर वाले वगैरह बड़े अपने देख लिए। फिर उसके बाद में फिर आप पढ़ा लेते रेडिएशंस में। रेडिएशंस में सिर्फ 3 फॉर्मूले काम में लेने चाहिए। पहला स्टीफन वोल्टेज मान, दूसरा लिया जाएगा वीन डिस्प्लेसमेंट और तीसरा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। वीन डिस्प्लेसमेंट लैम्डा m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। इसके बाद में स्टीफन वोल्टेज मान क्या कहता है? ये जो हीट करंट है जिसको अपन कह सकते हैं पावर, क्योंकि एनर्जी के रूप में जा रही है वो, उसमें तो हीट करंट फ्लो हो रही थी, हीट का फ्लो हो रहा था। इसमें क्या हो रही है? एनर्जी जो है वो रेडिएशंस के रूप में कितना निकल रही है, कि तो बाहर जा रही है या फिर आ रही है। तो बाहर जाए या फिर आए तो dQ/dt ये बराबर होगा E A सिग्मा T की पावर 4। ऐसा नेट हीट की बात करोगे तो dQ/dt नेट E का घटा हो जाता है सिग्मा A T की पावर 4 जो बॉडी का है माइनस TS की पावर 4। ठीक है, इसको फॉलो करना है अपने को। फिर उसके बाद में आप चाहो तो हाँ इसमें ये भी कर सकते हो आप dQ/dt A सिग्मा T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। ये तो है ही क्या। अब इसको आप चाहो तो इसमें बदल सकते हो। हम जानते हैं dQ बराबर क्या होता है? ms dt। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बोले हाँ सर। बोले सर यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? बोले सर dt/dt ऐसा ना, और ये हो जाएगा a सिग्मा T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4 बटे ms। इसकी स्पेसिफिक हीट में बदल सकते हो यहाँ से। ऐसा ना, अबे खाना तो बोल। ये सारी डाटा है जो अपने एक दूसरे से रिलेटेड है, यहाँ से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर अपन ने देखा लास्ट में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या होता जाता है? फॉल होता जाता है। वो फॉल कैसे होता है? सर ये होता है माइनस का dt/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t माइनस का t नॉट। t माइनस t नॉट बोलते हैं t माइनस का ts बोलता था। ये सब हाँ सर। तो सर यहाँ से मैं प्रोपोर्शनल साइन को चाहूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा माइनस का k
टी माइनस का टीएस। ये सर फिर यहाँ से अपने लॉग के रूप में देख लिया कि सर ln कितना हो जाएगा, तो सर टी फाइनल माइनस टीएस और टी इनिशियल माइनस का टीएस बराबर माइनस का के। ये सर फिर अपन ने इस रूप में भी देख लिया। देखो डीएन सारा मैं वापस बार रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर अपने आप एक टफ चैप्टर है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल अपने आप में टफ चैप्टर है। इसमें बच्चा बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो इसकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं, और यदि आप अटेम्प्ट कर लिए और इसमें से निकल गए आप सही ढंग से सोल्व करके, तो मान के चलना आपको उसमें 2 लाख बच्चे ऊपर चले जाओगे आप, क्योंकि कितने बच्चे बैठेंगे, 25 लाख बच्चे बैठेंगे। तो यहाँ से आप चाहो तो टी फाइनल वगैरह बराबर निकाला था टीएस प्लस ई की पावर माइनस का केटी, और अपन ने निकाला था यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टीआई माइनस का टीएस। ऐसे ना इस प्रकार से अपन ने निकाला था एक डाटा, इस प्रकार से अपन सोल्व किए थे। अब यहाँ से टीआई का डाटा क्या था, इनिशियल टेम्परेचर, और इनिशियल टेम्परेचर को क्या लेते हैं, जो भी लेंगे T1 + T2/2 ऐसे ही कुछ लेते थे अपन, एवरेज टेम्परेचर याद है ना, कुछ ऐसा कुछ टीआई बराबर इनिशियल टेम्परेचर T1 + T2/2 ऐसा कुछ लेते थे अपन, याद है कि नहीं? तो इसको एक बार बढ़िया तरीके से ना घर बैठ के इसको एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ना है इस चैप्टर को। मतलब ये मान के चलो भाई हर चैप्टर तेरा बढ़िया होना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर को इस तरीके से इस लेवल पे पढ़ लेना कि तेरा नीट में क्वेश्चन यहाँ से 100% है तो उसको सोल्व करके आए। क्यों? क्योंकि तेरी रैंक तभी बेटा जाएगी जब तू इस चैप्टर को अटेम्प्ट करेगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में कौन से क्वेश्चन आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन हल्के वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, ग्राफ वाले नहीं होंगे, हो सकते हैं ग्राफ वाले आते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस किसके होगा, मान लो जैसे कोई बॉडी है वो है -4 डिग्री सेल्सियस, और इसको मान के चलो आपको वेपर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, बोलो सर यहाँ से किस पे होना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये सब फिर 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वेपर पे। ये सब तो ml कहाँ चाहिए, ml यहाँ चाहिए, यहाँ पे ml डेल्टा चाहिए, ये सब यहाँ पे ml चाहिए और यहाँ पे ml डेल्टा चाहिए। ये सब अब देखो पता ही है कि सर फ्यूजन के लिए लेटेंट हीट कितनी होती है 80, और वेपर के लिए कितनी होती है 540 कैलोरी के अंदर। ये सब और एस का डाटा कितना होता है आइस के लिए 1/2, और वाटर के लिए कितना होता है, बात खत्म। ये सब जवाब चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के एक बार निकल सकते हैं। इसके क्वेश्चन आए क्लास के एग्जाम में बड़े तरीके से सोल्व करें, अच्छा दें अपना 100% रेंज में। ये ध्यान रखना, ये सीरीज इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना, ये बात ध्यान रखना। ये 5 जो टेस्ट हैं मैंने अभी तक कई टेस्ट लिए होंगे आपके, लेकिन ये जो 5 टेस्ट है मेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपके 1 मंथ के अंदर लगेंगे, और यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अरे बात मैं ये नहीं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे 5 टेस्ट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब तो जिसने रिवाइज नहीं किया है वो बैठे अच्छी तरीके से लग जाए, 5 से 6 टेस्ट दें बड़े तरीके से, ठीक है ना। मेरे को डियर देखो मैंने मेहनत भाई देखो ऐसी परिस्थिति में आऊँ जो मेरे पापा की तबीयत खराब हो, ये सुन लो आप, ऐसे परिस्थिति में आप लोगों को टाइम लेके जा रहा हूँ, तो मान लो ये बैच मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आप कितने इंपॉर्टेंट हो, तो इस चीजों को हल्के में नहीं लेना। ये सब बड़े तरीके से मेहनत करनी है, बड़े तरीके से टेस्ट देने हैं, और एक चीज का ध्यान रखना है स्पेशल तौर पे, जैसे पेपर लग जाए आंसर की मिल जाए मेरे पास नंबर भेज देना सर, मेरी 3 नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। ऐसे हमें जवाब चाहिए, ठीक है। कल देखेंगे अपन फ्लूइड मैकेनिक्स। कैमरा में कैमरे को उठाया जाए।